हेलो, सादर प्रणाम। हम सेकंड पार्ट में पढ़ चुके हैं व्यंजन के 3 प्रकार। अब हम व्यंजन के 2 प्रकार और पढ़ेंगे। चौथा था हमारा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त का मतलब होता है मिला हुआ, यानी कि संयुक्त व्यंजन क्या होता है? संयुक्त व्यंजन वो होता है जब दो व्यंजन आपस में मिल जाते हैं, यानी दो व्यंजनों के मेल से बना वर्ण संयुक्त व्यंजन। दो व्यंजनों के मेल से बना वर्ण संयुक्त व्यंजन होते हैं। दो व्यंजनों के मेल से बना संयुक्त वर्ण संयुक्त व्यंजन होते हैं। वैसे हमारी हिंदी व्याकरण के अंदर मूल रूप से हम 4 संयुक्त व्यंजन मानते हैं: क्षय, त्रय, ज्ञ और शरय। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि ये 4 ही व्यंजन संयुक्त होते हैं। यानी पहला वर्ण हाप और दूसरा पूर्ण, जो भी व्यंजन होगा वो संयुक्त होगा, वो संयुक्त होगा। यानी कि पहला वर्ण यानी कि पहला व्यंजन आधा और दूसरा पूरा, वो कंप्लीट रूप से हमारा संयुक्त होगा। जैसे कि हम लिखते हैं पराता, इसके अंदर प प्लस र है, प प्लस र है तो ये प्र है, ये संयुक्त व्यंजन है। एक हम लिखते हैं, लिखने में आता है मक्का। अब देखो ये आधा क है और ये आगे पूरा क है, तो ये कहलाता है संयुक्त व्यंजन। और ये जो डबल सेम कॉन्सोनेंट यानी कि जो सेम व्यंजन आते हैं डबल, उसको द्वित्व व्यंजन भी कहते हैं, उसको द्वित्व कहते हैं, द्वित्व व्यंजन। और सारे द्वित्व व्यंजन संयुक्त व्यंजन होते हैं। सारे के सारे द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं। अब देखते हैं क्षय, इसके अंदर होता है क प्लस स, ये होता है त प्लस र, ये होता है, ये वैसे गे नहीं होता, ये जे होता है, यानी कि ज प्लस इ, और ये होता है तालव्य स प्लस र। मुख्य रूप से ये 4 संयुक्त व्यंजन, लेकिन सारे के सारे द्वित्व व्यंजन संयुक्त होते हैं। और जब पहले वाला व्यंजन आधा और इसके बाद पूरा हो तो ये डेढ़ व्यंजन मिलकर के, यानी कि डेढ़ व्यंजन मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? संयुक्त व्यंजन का निर्माण करते हैं, संयुक्त व्यंजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसके बाद ये समझ में आया। इसके बाद एक पार्ट और हमने बताया था आपको पिछली वीडियो में कि उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन मुख्य रूप से 2 होते हैं। और ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में हमारी जिह्वा को एकदम से झटका लगे, उसको हम उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। और ये 2 होते हैं, एक होता है अड़य और एक होता है अढय। यानी कि अब इनके इसके अंदर पहचान करना, एक होता है ये और एक होता है ये होता है अड़य, यानी कि सड़क, पकोड़ा, अड़े आ रहे, ये अड़य। और ये होता है ऊंगय,
ये होता है अंग है। इसमें कौन सा आता है, जैसे कि हम लिखते हैं वांगम्य, ये वाडम्य नहीं होता, ये होता है वांगम्य। ठीक है, ये होता है उत्क्षिप्त, यानी कि जिसको बोलते समय हमारी जीवा एकदम से झटका लगे जीवा को, जैसे कि अड़े अड़े, ये होते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। व्यंजन का पाठ हमारा हुआ समाप्त। अब हम वर्ण व्यवस्था यानी कि वर्ण विचार का भाग नंबर 3 पढ़ेंगे। और भाग नंबर 3 में हम पढ़ेंगे घोषवर्ण, सघोषवर्ण, अल्पप्राण और महाप्राण। आप देखते हैं वर्ण विचार के अंदर भाग 3, यानी कि पहला हम पढ़ेंगे घोष, यानी कि सघोष या घोष एक ही बात होता है, सघोष वर्ण। इसके बाद पढ़ेंगे हम अघोष वर्ण। इसके बाद हम पढ़ेंगे अल्पप्राण वर्ण। और इसके बाद हम पढ़ेंगे महाप्राण वर्ण। सघोष, घोष का मतलब होता है कंपन, यानी कि जिनको बोलते समय, जिन वर्णों को बोलते समय हमारी स्वर तंत्रिकाओं में कंपन उत्पन्न हो, उसे हम सघोष वर्ण कहते हैं। यानी कि जिन वर्णों को बोलते समय हमारी स्वर तंत्रिकाओं में कंपन उत्पन्न हो, उसे सघोष या घोष वर्ण कहते हैं। यानी कि जिन वर्णों को बोलते समय हमारी स्वर तंत्रिकाओं में कंपन उत्पन्न हो, उसे सघोष वर्ण कहते हैं। और होते कौन कौन से हैं, देख लीजिएगा कौन कौन से होते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण और व और है। सघोष क्या होता है, जिन वर्णों को बोलते समय हमारी स्वर तंत्रिकाओं में कंपन उत्पन्न हो, उसे हम सघोष वर्ण कहते हैं। क्या कौन कौन से होते हैं, प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण, यानी कि प्रत्येक वर्ग का वर्ग मैंने बताया है क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग। अब देखते हैं तीसरा, देखो क वर्ग के अंदर क्या आएगा, क वर्ग के अंदर तीसरा क्या होता है, ग, चौथा होता है घ, पांचवा होता है अंग। इसी प्रकार च वर्ग के अंदर ज, झ, ञ। इसी प्रकार ट वर्ग के अंदर ड, ढ, अण। इसी प्रकार त वर्ग के अंदर द, ध, न। इसी प्रकार प वर्ग के अंदर ब, भ, म। ये होते हैं अंतस्थ और ये होता है एक ऊष्म का पाठ। अब देखिए अघोष वर्ण क्या होता है। दूसरा अघोष, सघोष का उल्टा अघोष, यानी कि जिन वर्णों को बोलते समय हमारी स्वर तंत्रिकाओं में कंपन उत्पन्न ना हो, उसे क्या कहते हैं, अघोष वर्ण कहते हैं। यानी कि जिन वर्णों को बोलते समय हमारी स्वर तंत्रिकाओं
में कंपन उत्पन्न ना हो उसे अघोष वर्ण कहते हैं। यानी कि जिन वर्णों को बोलते समय हमारे स्वर तंत्रिकाओं में कंपन उत्पन्न ना हो उसे हम अघोष वर्ण कहते हैं। ये होता है प्रत्येक वर्ग का, कौन कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का दूसरा, प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय व्यंजन, और तालव्य से, मूर्धन्य से और दंत्य से, ये होते हैं अघोष वर्ण। यानी कि जिन वर्णों को बोलते समय हमारी स्वर तंत्रिकाओं में कंपन उत्पन्न ना हो उसे हम अघोष वर्ण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का प्रथम। आप देखते हैं क वर्ग का प्रथम क्या हो जाएगा? क वर्ग का क और ख हो जाएगा। च वर्ग का च और छ हो जाएगा। त वर्ग का क्या हो जाएगा? ट वर्ग का ट और ठ हो जाएगा। त वर्ग का त और थ हो जाएगा। और प वर्ग का प और फ हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण, अल्प प्राण क्या होता है? अल्प का मतलब कम, थोड़ा, और प्राण का मतलब प्राण वायु। यानी कि जिन वर्णों को बोलते समय हमारे फेफड़ों से कम वायु निकले, यानी कि कम प्राण वायु निकले, उसे हम अल्प प्राण वर्ण कहते हैं। जिन वर्णों को बोलते समय फेफड़ों से कम प्राण वायु निकले, उसे अल्प प्राण वर्ण कहते हैं। ये होते कौन कौन से हैं? देख लीजिए, प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा और ये रेल है वह, और ये रे ले वह। यानी कि जिन वर्णों को बोलते समय फेफड़ों से कम प्राणवायु निकले उसे अल्प प्राण वर्ण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा और ये रे ले वह, ये सारे के सारे वर्ण होते हैं अल्प प्राण। इसके बाद था हमारा महाप्राण। इसके बाद था हमारा महाप्राण, यानी कि अल्प प्राण का उल्टा। यानी कि जिन वर्णों को बोलते समय फेफड़ों से अधिक प्राणवायु निकले, उसे महाप्राण वर्ण कहते हैं।
यह होता है प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण और ऊष्म व्यंजन सारे क्या, यानी कि स और है। अल्प प्राण जिनको बोलते समय फेफड़ों से कम प्राणवायु निकले और महाप्राण जिनको बोलते समय फेफड़ों से अधिक प्राणवायु निकले उसे महाप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण होता है स है, यानी कि ऊष्म वर्ण होता है। आज का ये हमारे वर्ण विचार, यानी कि इसको हम वर्ण व्यवस्था भी कहते हैं, वर्ण व्यवस्था का टॉपिक समाप्त होता है। आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लेके आएंगे शब्द विचार। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लेके आएंगे शब्द विचार। शब्द विचार के बाद हम पढ़ेंगे वाक्य विचार और इसके बाद हम कंटिन्यू रखेंगे संधि है, समास है, अलंकार, छंद वगैरह पूरी व्याकरण को, यानी कि जो 6 से 5वीं कक्षा से लेकर के 12वीं कक्षा तक की जितनी भी हिंदी व्याकरण होगी हम पूर्ण रूप से कंप्लीट करेंगे। और आप वीडियो को अच्छे से देखें। यदि आपको ये पसंद आए, अच्छी लगे तो कमेंट कर देना, लाइक कर देना, इसको शेयर कर देना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि नई वीडियो जैसे भी अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन अवश्य पहुंच जाए। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।